हेलो धुरंधरो, नमस्ते, राम राम। मैं हूं अमित चौधरी। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अमित सर जी के में। तो आज 16 नवंबर है और डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे हर रोज की तरह आ चुकी है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों के साथ होती है। मैं हर रोज हर क्वेश्चन को उसके पॉइंट वाइज प्रॉपर तरीके से समझा करके आपके लिए बहुत ही इजी कर देता हूं हर क्वेश्चन को। ठीक है, मैं उसको चाहे मैप में समझाऊं, चाहे इमेज से रिलेटेड समझाऊं, चाहे पॉइंट वाइज समझाऊं, पर आपके दिमाग में फीड हो जाता है हर क्वेश्चन। ठीक है, आप अभी तक जो देखते आए हो वो आपको पता भी होगी। ठीक है, तो मेरी ये जो क्लास होती है वो आने वाले पेपर जैसे कि एसएससी से रिलेटेड जो भी बच्चा, जो भी भाई बहन है, सीटेट से या बैंक से या किसी भी डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरी क्लास। हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होती है। डेली करंट का तहलका प्रातः सुबह 6 बजे आपके सामने आ जाती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को नवंबर के महत्वपूर्ण दिवसों के साथ। 1 नवंबर को आपको पता होगी विश्व शाकाहारी दिवस मनाते हैं। 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस। वहीं पर 14 नवंबर आप सभी को पता होगी भारत के अंतर्गत बाल दिवस के रूप में हैप्पी चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि चाचा नेहरू जी का जन्मदिन होता है 14 नवंबर को। तो आज जो है 16 नवंबर है, इंटरनेशनल डे ऑफ एंडोरेंस। ये भी आपको याद करना है। चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। अमूर फाल्कन फेस्टिवल का 7वां संस्करण 14 नवंबर को किस राज्य के तामलोंग जिले में मनाया गया? अब जिसको तामलोंग का पता है वो प्रॉपर तरीके से मणिपुर या अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, तो सभी से एक से लग रही है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होता है ए के अंतर्गत मणिपुर के अंतर्गत जो तामलोंग जिला है उसके अंदर इसको 7वां संस्करण आयोजित किया गया है। ठीक है, अमूर फाल्कन फेस्टिवल। अमूर फाल्कन ये एक आपको दिख रहा है पक्षी होता है। आइए थोड़ा मैं इसके बारे में बता दूं। अमूर फाल्कन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 तक संरक्षित है और उन्हें अनुसूचित चार के तहत शामिल किया गया है 1972 के अंतर्गत अधिनियम में। यह मानव प्राकृतिक संबंधों को मजबूत करने के लिए 2015 से नवंबर के पहले या दूसरे सप्ताह में आयोजित किया जाता है प्रॉपर तरीके से। मतलब आज 7वां संस्करण 2022 2015 से 2022 7वां संस्करण बैठता है, सीधा आप हिसाब लगा लो। ठीक है, अमूर फाल्कन दुनिया का सबसे लंबा उड़ने वाला प्रवासी पक्षी है, ये भी आपको पता होनी चाहिए। ये दुनिया की बात हो रही है, यहाँ से क्वेश्चन उठ सकता है। मणिपुर जो है वन प्राधिकरण ने तामलोंग जिला मुख्यालय में अमूर फाल्कन फेस्टिवल मनाया है, जैसे कि मैंने शुरू में ही बता दिया है। बात करें अमूर फाल्कन दक्षिण अफ्रीका में अपने सर्दियों के मैदानों में ये चले जाते हैं और अक्टूबर के दौरान नागालैंड और मणिपुर में ये भारत पहुंचते हैं, जो कि एक लंबी उड़ान होती है इनकी द्वारा। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है जो फाल्कन है फेस्टिवल वो कहाँ पर बनाया गया है, कौन सा संस्करण है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में मैंने कन्वर्ट करके दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे ध्यान रखना। तो 17वां G20 शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के किस शहर में शुरू हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जकार्ता में, बाटाबिया में, या फिर बाली में, जम्बू द्वीप में? तो यहाँ पर सी इज द राइट आंसर हो जाता है। इंडोनेशिया का एक शहर बाली है। बाली के अंतर्गत G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है, ये सभी आपको पता होगी। जो ये शिखर सम्मेलन हो रहा है और वो भी इंडोनेशिया के अंतर्गत हो रहा है, वहाँ के राष्ट्रपति अध्यक्ष के रूप में इसको मतलब कि प्रेजेंट कर रहे हैं इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। और 1 दिसंबर से G20 की जो कमान आ जाएगी, जो मतलब अगले 1 साल तक जो औपचारिक रूप से भारत इसका अध्यक्ष रहेगा, ये आपको पता होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है, तो इस लाइन को नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, निशान लगा लेना। ठीक है, बात करें G20 की, यह वित्तीय और आर्थिक मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मुख्य मंच होता है। इसमें 19 देश यूरोपीय संघ शामिल होते हैं और 1999 में इसको बनाया गया था। यह विश्व स्तर पर जीडीपी को लेकर के 85% और व्यापार को लेकर के 75% इसके अंतर्गत आते हैं या प्रतिनिधित्व करता है, ये आपको पता होनी चाहिए। G20 ग्रुप, ठीक है, ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें सिर्फ एक रूस के, जो कि आपको पता होगा पुतिन साहब, वो नहीं आए और सब बाकी के सभी बड़े बड़े देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब ही आए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। युवा मामले और किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 की घोषणा की गई है? इंपॉर्टेंट है, तो कौन करेगा? वित्त मंत्रालय करेगा, गृह या खेल या राजकीय?
बात करें युवा मामलों की तो ये राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों की बात हो रही है तो खेल मंत्रालय ही करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं बता दूं राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 में विजेताओं को 30 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा पुरस्कार मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। 30 नवंबर को किस खिलाड़ी को क्या मिला है ये मैं प्रॉपर तरीके से एक क्लास लेकर आ जाऊंगा, आपको एनालिसिस करवा दूंगा। बात करें सेकंड पॉइंट की, टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल अंचिता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के लिए चुना जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अर्जुन पुरस्कार 25 खिलाड़ियों को दिया जाएगा, उनमें से कुछ अगली तालिका में दी गई है, सभी चीजें इंपॉर्टेंट है। तालिकाएं मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, इसमें मैंने दे रखी नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा लगाना भूल गया हूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। कौन सा देश 2024 में अंडर 19 पुरुष T20 विश्व कप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। ठीक है, तो काफी हद तक ये पूछे जा सकते हैं, इसकी मेजबानी कौन करने वाला है, ब्रिटेन करेगा, श्रीलंका करेगा या फिर स्विट्जरलैंड करेगा, भारत। तो इसका श्रीलंका करने वाला है मेरे भाई, ये आपको पता होनी चाहिए। श्रीलंका देश 2024 में अंडर 19 जो गेम होगा पुरुष T20 वो होगा श्रीलंका के अंतर्गत। ठीक है, तो बात करूं 2026 के संस्करण की, जिम्बाब्वे नामिया करेंगे। 2025 में अंडर 19 महिला T20 कप मलेशिया और थाईलैंड आयोजित करेगा, और बांग्लादेश और नेपाल जो है 2027 में अंडर 19 महिला T20 विश्व कप की मेजबानी करेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। 2023 में आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप, आईसीसी महिला अंडर 19 विश्व कप पहला संस्करण होगा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये पहला संस्करण जो होगा, जैसे कि मैन जो है या पुरुष को T20 जो हुआ था सबसे पहले 2007 में, वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था, इसी प्रकार से महिला T20 विश्व कप जो होगा अंडर 19 वो दक्षिण अफ्रीका में ही होगा। ये सभी की सभी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप ध्यान कर लेना और रिवीजन कर लेना मेरी क्लास के बाद। ठीक है, पीडीएफ आपको मैं शेयर कर दूंगा ऑन टेलीग्राम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? आप सभी को पता होनी चाहिए कि कुरुक्षेत्र कहाँ पर है, किस राज्य में है, झारखंड में, पंजाब में, राजस्थान में, हरियाणा में। तो हरियाणा इज द राइट आंसर हो जाता है, इसमें लिखा भी हुआ है कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंतर्गत। 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह कुरुक्षेत्र में आयोजित किया जाएगा गीता महोत्सव। इसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पवित्र गीता के इस भव्य उत्सव में शामिल होंगी और ब्रह्म सरोवर में गीता यज्ञ भी भाग लेंगी, ये आपको पता होना चाहिए, हरियाणा वालों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे देश की मूर्तिकारों द्वारा बनाई गई 21 विशेष पत्थर की मूर्तियां महाभारत और गीता के विषयों पर आधारित होंगी, ये आपको पता होगी। नहीं पता तो मैं बता रहा हूं, 2022 में जो नेपाल है वो भागीदारी देश है और मध्य प्रदेश महोत्सव का भागीदारी राज्य रहेगा। ये दोनों भी इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैंने करवाए हैं। ठीक है, कि देश कौन सा था भागीदारी और राज्य कौन सा था इस महोत्सव में, गीता महोत्सव में। ठीक है, 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक सारस और शिल्प मेला भी इसमें लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ सीधा चलते हैं। प्रसार भारती ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जिसका किस व्यक्ति को, जो अधिकारी हैं किस व्यक्ति, क्या नाम है उनका, अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? तो वो है आरके सिंह, भूपेंद्र यादव या गौरव द्विवेदी या फिर जयानंद जी। तो सी इज द राइट आंसर हो जाता है। ये जो है गौरव द्विवेदी साहब हैं, इनको ही प्रसार भारती का जो कि आईएएस के रूप में थे पहले, ठीक है, उनको अध्यक्ष बनाया है, नियुक्त किया गया है। ठीक है, चयन समिति की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति ने गौरव द्विवेदी जी को 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। श्री द्विवेदी सरकार की नागरिक जुड़ाव मंच या ये थोड़ा सा अलग सा है। ठीक है, 2017 से 2022 तक की बात करें तो शशि शेखर वेम्पति ने प्रसार भारती के सीईओ के रूप में कार्य किया था। दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल को जून 2022 को सीईओ प्रसार भारती का अतिरिक्त भार दिया गया था, जब भी श्री दंपति ने अपना 5 साल कार्यकाल पूरा कर लिया था। आपसे करम भाई जी भी पूछ सकता है, ठीक है भाई, इसलिए मैं इस पॉइंटों को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, प्रसार भारती का गठन हुआ था 1997 में, याद कर लेना, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है मेरे भाई, अभी फिलहाल आपको गौरव द्विवेदी जी प्रसार भारती के अध्यक्ष बन चुके हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इंग्लिश में आपके सामने मैंने प्रॉपर तरीके से दे रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के कौन से वे
संस्करण का आयोजन 20 से 28 नवंबर 2022 तक गोवा में किया जाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल। 51वां संस्करण, 53वां संस्करण, 50वां या 59वां, तो ये जो है 53rd एडिशन होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने लिख भी रखा है कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो कि गोवा में हो रहा है और 53वां है। ठीक है मेरे भाई, तो मैं इसके बारे में बता दूं, ये जो है यह सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत फिल्म समारोह निर्देशालय और गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा। इसमें 79 देशों के करीब 280 फिल्में दिखाई जाएंगी और भारत की 25 फीचर फिल्में, 20 गैर फीचर फिल्में इंडियन पैनोरमा में दिखाई जाएंगी। ये आपको पता होना चाहिए। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को दिया जाएगा। ये इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन उठेगा भाई। ठीक है, इंपोर्टेंट है ये। होमेज खंड में 15 भारतीय और 5 अंतरराष्ट्रीय फिल्में शामिल होंगी, ये भी पता होनी चाहिए। सभी के सभी पॉइंट क्लियर होने चाहिए आपके दिमाग में और सभी के सभी इंपोर्टेंट भी है। 26 नवंबर को सिख महोत्सव, बसंत महोत्सव और 27 नवंबर 2022 को गोवा कार्निवल मुख्य आकर्षण होगा, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट इतना इंपोर्टेंट नहीं है जितने ऊपर के इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे भाइयों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आसियान के 11वें सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल हो रहा है? इंपोर्टेंट है। आसियान जो संगठन है, जो ग्रुप है, उसके अंतर्गत जो 11वां देश है वो कौन सा शामिल हो रहा है? स्विट्जरलैंड है, इटली है, पुर्तगाल है या ईस्ट तिमोर या पूर्वी तिमोर है? तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर होता है। पूर्वी तिमोर को शामिल कर लिया गया है आसियान में। पूर्वी तिमोरिस ने पड़ोसी इंडोनेशिया द्वारा क्रू कब्जे से स्वतंत्रता के लिए 1999 में यूएन पर्यवेक्षित जनमत संग्रह में मतदान किया था। ठीक है, जिसको लेकर के उस समय आजाद हो गया था। और 2002 में संयुक्त राष्ट्र ने जो संयुक्त राष्ट्र यूएन है, जो आधिकारिक तौर पर देश की मान्यता दी, जिससे यह एशिया का सबसे युवा लोकतांत्रिक देश बन गया है। ये एशिया की बात कर रही है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है, सीधी सीधी बता रहा हूँ। यह दक्षिण पूर्वी एशिया का एक द्वीप है। ठीक है, यह मतलब इंडोनेशिया से लिखा हुआ है। ये इसमें तिमोर द्वीप के पूर्वी आधे हिस्से में, उत्तरी पश्चिमी आधे हिस्से पर ओकेस एक्सलवे और अताउरी जैको जैसे छोटे छोटे द्वीप शामिल हैं। ये आपको भी पता होनी चाहिए। इसकी राजधानी दिल्ली है। दिल्ली, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूँ, राजधानी इसकी क्या है? दिल्ली। इसका मुद्रा है संयुक्त राज्य अमेरिकी डॉलर। ठीक है, इसके राष्ट्रपति जी रामोस जी हैं और प्रधानमंत्री तोरमटन रुआउक है। ठीक है मेरे भाई, किसी भी प्रकार से आपको कोई दिक्कत आई, किसी भी पॉइंट के अंतर्गत, किसी भी स्लाइड में, किसी भी पेज में, कहीं से भी कोई दिक्कत आई, मेरे से आप पूछ सकते हो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 14 नवंबर को विजयवाड़ा में 55वें राष्ट्रीय पुस्तकालय सप्ताह को उद्घाटन किया। यह किस राज्य में है? जो विजयवाड़ा है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में है, तेलंगाना, गुजरात, आंध्र प्रदेश। तो बहुत से तो राजस्थान दे देंगे, लेकिन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है डी, आंध्र प्रदेश के अंतर्गत ये विजयवाड़ा है, जिसके रूप में इसको आयोजित किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के सभी पुस्तकालय 14 नवंबर में से 55वीं राष्ट्रीय पुस्तक सप्ताह में मनाएंगे। ये आपको बहुत जरूरी है जानना। यह समारोह स्कूली शिक्षा विभाग की वी लव रीडिंग पहल को भी गति देगा, फोकस करेगा। ठीक है, उस पर प्रॉपर तरीके से काम करेगा। अयंकी वैकेंट रमन जो है, हर उनकी याद में 14 नवंबर को पुस्तकालय सप्ताह समारोह शुरुआत करने वाले वो पहले व्यक्ति थे। ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज का सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन यही है। ठीक है, किस राष्ट्रीय देश ने नताशा पीरक मूसर को अपनी पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना है? ये इंपोर्टेंट है। तो स्लोवेनिया, इजराइल, इराक, इटली। तो स्लोवेनिया की ये पहली महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं, जो आपके सामने हैं, नताशा पीरक मूसर जी। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा मैं बताऊं कि 13 नवंबर को दूसरे दौर के चुनाव में अपनी कंजर्वेटिव प्रतिद्वंदी को हराकर नताशा पीरक मूसर स्लोवानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुके हैं। निशान लगा लेना, इंपोर्टेंट है। स्लोवानिया के राष्ट्रपति के रूप में बोरुट पहोर स्थान के लेंगे, मतलब बोरुट पहोर जो थे वो इनसे पहले राष्ट्रपति थे, और पहली महिला राष्ट्रपति बनेंगी स्लोवेनिया की। स्लोवेनिया की बात करूं, यह मध्य यूरोप में स्थित है। लुब्लियाना की राजधानी है। सबसे बड़ा शहर है स्लोवेनिया का। यह उत्तर में ऑस्ट्रिया, पश्चिम में इटली, दक्षिण पूर्व में क्रोएशिया और उत्तर पूर्व में हंगरी, दक्षिण पश्चिम में एड्रियाटिक सागर में घिरा हुआ है। ये इंपोर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप का देश है।
आपको प्रॉपर तरीके से मैंने यूरोप के, एशिया के या फिर नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, सभी के सभी महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, सभी के सभी महाद्वीप प्रॉपर तरीके से करवा रखे हैं विश्व अफेयर में। ठीक है, सर्च मार सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि स्लोवानिया के प्रधानमंत्री सरकार के प्रमुख होते हैं, जैसे कि अपने जो हमारे यहाँ पर है भारत के अंतर्गत, और राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास के अंतर्गत मेरे भाइयों इतना ही था। मैं अपने भाइयों से यही कहूंगा कि किसी प्रकार से आपको कोई भी दिक्कत आए, जीके को लेकर के, जियोग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ठीक है, इन तीनों में फ्री ऑन यूट्यूब पर मेरी क्लासेस पड़ी हुई हैं। पीडीएफ अमित सर जी के टेलीग्राम पर पढ़ें, वो भी बिल्कुल फ्री हैं, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करो प्रॉपर तरीके से। ठीक है, मैं तो अपनी तरफ से यही मदद कर सकता हूँ, और तो कुछ कर नहीं सकता। हाँ, दूसरी बात यह है कि आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, समझ नहीं आ रहा, तो मेरे से बात करो और डिस्कस मैं नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा। तो इसी के साथ आज की क्लास, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत, यहीं पर समाप्त होती है।